दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, इजाजत चाहता हूं उस महफिल को शुरू करने की जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। मजनू लैला के कदमों में बैठता है और कहता है कि जिस्म है तू जान है और रिश्ते तारे नफस, कारवां तू ही है लैला तू ही आवाज़े जरस। जिस्म है तू जान है और रिश्ते तारे नफस, कारवां तू ही है लैला तू ही आवाज़े जरस। रूह भी एक ही और एक तायर एक नफस, एक ही लैला है दुनिया में है बाकी सब हवस। यहां मजनू कह रहा है कि इस दुनिया में लैला और मजनू के प्यार को छोड़कर बस सिर्फ प्यार के नाम पे वासना है। वासना जहां हट गई है वहां कोरा प्रेम है। तो मजनू क्लेम कर रहा है कि मैं हूं लैला, ना मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं और तुझ में खुदा देख रहा हूं। लैला ना मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैस हूं और तुझ में खुदा देख रहा हूं। तुझको खुदा कहूं कि खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं। मैं क्या कहूं क़िबला कि मुझे क्या नजर आता है, आंखों में मेरी नूर का चश्मा नजर आता है। बाप पूछता है कि तू क्या देखता है, क्या नजर आ रहा है तुम्हें। तो मजनू जवाब देता है कि मैं क्या कहूं क़िबला कि मुझे क्या नजर आता है, आंखों में मेरी नूर का चश्मा नजर आता है, हस्ती में उसी फैज का दरिया नजर आता है, हर शक्ल में वो शाहिदे राना नजर आता है, अल्लाह भी इस दम मुझे लैला नजर आता है। आज के शो का प्रारंभ हिंदी सिनेमा की मोस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस मधुबाला से। बात 1953 की है, जब अमेरिकन डायरेक्टर फ्रैंक कापरा बंबई आए हुए थे। फ्रैंक कापरा के साथ बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और उनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से होती है। मुंबई पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में प्रेस वाले भी मौजूद थे। इन्हीं प्रेस वालों में से किसी एक पत्रकार के पास मूवी टाइम नाम की एक मैगजीन थी, जिसके कवर पर फोटो छपी हुई थी मधुबाला की। फ्रैंक कापरा ने जब मधुबाला की इस तस्वीर को देखा तो बस देखते ही रह गए। पूछा कि ये कौन है, क्या रियल लाइफ में भी ये इतनी ही हसीन है जितनी इस तस्वीर में दिख रही है। मैं मिलना चाहता हूं, बेताब हो रहा हूं हुस्न की इस देवी से मिलने के लिए। फ्रैंक कापरा के आग्रह पर आयोजकों ने फ्रैंक कापरा और मधुबाला की इस मीटिंग का इंतजाम किया, इस मीटिंग को फिक्स किया और मधुबाला को लंच में ताज होटल में बुलाने का फैसला लिया गया। जब इस मीटिंग के लिए मधुबाला के वालिद अताउल्ला खां को फोन किया गया तो अताउल्ला खां ने इस मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए मिलने से मना कर दिया। गौर फरमाइएगा, कारण ये दिया गया था कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे क्योंकि मधुबाला कांटे छुरी से खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो ताज होटल नहीं जाएंगी। आयोजकों ने मधुबाला के पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने फैसले पर अडिग रहे और नतीजा ये हुआ कि फ्रैंक कापरा और मधुबाला की मीटिंग कभी ना हो सकी। फ्रैंक कापरा इस बात से बहुत निराश भी हुए और आखिरकार जब मधुबाला से मिलने और उन्हें रूबरू देखने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आया तो वापस अपने देश को लौटते हुए वो मैगजीन की कॉपी भी अपने साथ ले गए जिस पर मधुबाला की तस्वीर छपी हुई थी। तो ये था जलवा मधुबाला का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात मधुबाला जी की और उनकी उस ख्वाहिश की जो अधूरी रह गई। बात उन दिनों की है जब प्यासा की शूटिंग चल रही थी। लेखक थे अबरार अलवी। तो जनाब एक दिन शूटिंग के सेट पर मधुबाला ने एक आदमी को भेजा अबरार साहब के पास। अबरार साहब को बोला उसने कि घर पे बुलाया है। अबरार साहब जब मधुबाला के घर पहुंचे, मधुबाला ने कुछ रुपए दिए और कहा कि ये पैसे रखिए, आपको मेरे लिए एक फिल्म लिखनी है। मैं एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहती हूं जिसे डायरेक्ट भी मैं ही करूंगी।
अबरार साहब उस वक्त और ताज्जुब में पड़ गए जब मधुबाला ने उन्हें कहानी का आइडिया भी सुना दिया। मधुबाला ने कहा, मैं चाहती हूं कि हीरो और हीरोइन के माँ बाप उनकी शादी की तैयारी में लगे हों और वो दोनों अपने माँ बाप को दुश्मन बनाकर अपनी शादी टालने की कोशिश में लग जाएं। लेकिन ये सब करने के दौरान दोनों को आपस में प्यार हो जाए और दोनों जब खुद शादी का मन बना लें तब उनके द्वारा रची साजिश की वजह से माँ बाप उनकी शादी के खिलाफ हो जाएं। अबरार साहब को मधुबाला का ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने मधुबाला से कुछ टाइम मांगते हुए कहा कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्यासा अभी फ्लोर पर है, उसके कंप्लीशन के बाद ही कुछ हो सकता है। मधुबाला तैयार हो गई कि मैं वेट कर लूंगी। लेकिन जब प्यासा का कंप्लीशन हुआ तो मधुबाला तब तक बहुत सीरियसली बीमार हो गई थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इस फिल्म को लिखवाया और मन में ये रखा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कि वो ठीक हो जाएंगी और एक फिल्म डायरेक्ट करेंगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को अचानक खून की उल्टियां होने लगीं और डॉक्टर्स ने उनके काम पर रोक लगा दी। हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही वक्त बाद इस हसरत को लिए हुए मधुबाला चली गई। मधुबाला के डायरेक्शन में वो फिल्म कभी नहीं बन पाई, मगर उसी कहानी की थीम पर एक फिल्म 1959 में जरूर आई जिसे डायरेक्ट किया था जे ओम प्रकाश जी ने। फिल्म का नाम था चाचा जिंदाबाद। पर इस फिल्म से अबरार अलवी साहब का कोई लेना देना नहीं था। फिर कैसे जे ओम जी के दिमाग में मधुबाला की कहानी का प्लॉट आया? हो सकता है एक साथ एक विचार कई लोगों के दिल में आ सकता है। इत्तेफाक से इसी तरह की किसी कहानी के ऊपर मेरी भी एक फिल्म है, नए हीरो हीरोइन ने काम किया था उस फिल्म में, और वो ही फिल्म में मुझे पहली बार राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था दो दिलों के खेल में। तकरीबन इस तरह की कहानी थी उसकी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। अब जनाब बात उस शाहकार की जिसे बनने में तकरीबन 9 साल लग गए। ये शाहकार था मुगले आजम, के आसिफ का मुगले आजम। इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी हुई यूं तो बहुत सारी कहानियां हैं, मगर एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं जो मधुबाला जी की बायोग्राफी में लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या गाने को शूट करने के लिए के आसिफ ने शीश महल का सेट लगाया, तब उसके लिए कुछ विशेष तरह के मिरर्स, आईने बेल्जियम से मंगवाए गए थे। इस सेट को लगने में करीब 2 साल लग गए। बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा था, जिस वजह से प्रोड्यूसर शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री बहुत परेशान थे। इस शीश महल पर हुए खर्चे और इतने वक्त की बर्बादी को लेकर अब उनके सब्र ने जवाब देना शुरू कर दिया था और इसी बीच उनका और के आसिफ का झगड़ा भी हो गया। और तो और शाहपुर जी के बेटे ने कहा कि यह आदमी आपके पैसे को पानी की तरह उड़ा रहा है, इससे पहले कि आपका सब कुछ बर्बाद कर दे या तो इस फिल्म को बंद कर दो या कोई और डायरेक्टर ले लो। बेटे के जोर देने पर, फैमिली प्रेशर पे शाहपुर जी ने दूसरे डायरेक्टर को लेने का फैसला कर डाला और बुला लिया उन्होंने सोहराब मोदी को। सोहराब मोदी शीश महल के सेट पे आए तो वहां के आसिफ भी मौजूद थे। उन्होंने के आसिफ से पूछा कि इस गाने को, यानी कि ये गाना जब प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने को शूट करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? के आसिफ ने कहा 30 दिन। बात सुनकर प्रोड्यूसर शाहपुर जी के सामने सोहराब मोदी ने कहा कि यह गाना मैं 7 दिन में शूट करके दिखा दूंगा। के आसिफ ने फौरन जवाब दे डाला कि जनाब ये गाना तो 2 दिन में भी शूट हो सकता है अगर आप इसे नानू भाई वकील से डायरेक्ट करवा लें। नानू भाई वकील उस जमाने की सी ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर हुआ करते थे। इस बात को सुनकर सोहराब मोदी और शाहपुर जी दोनों को झटका लगा और इतना बुरा लगा कि दोनों ने इस फिल्म को के आसिफ से ना करवाकर सोहराब मोदी से करवाने का फैसला ले डाला और तैयारियां भी शुरू कर दी। फिल्म के सेट को सोहराब मोदी जी के मिनर्वा मूवी टोन में ले जाने की बात भी चलने लगी
मगर जब मधुबाला को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रोड्यूसर शाहपुर जी से ब्लंटली कह दिया कि अगर के आसिफ के अलावा इस फिल्म को कोई और डायरेक्ट करेगा तो मधुबाला ये फिल्म नहीं करेंगी। फिर क्या था, मजबूरन मधुबाला की वजह से के आसिफ और शाहपुर जी को समझौता करना पड़ा। मजबूरी तो सब कुछ करवा देती है। हीरोइन और वो भी मधुबाला अगर कहे कि वो फिल्म नहीं करेगी तो इसके बाद शाहपुर जी के पास कोई भी और विकल्प नहीं था। और मधुबाला की वजह से ये फिल्म के आसिफ के हाथ से जाते जाते बच गई, लेकिन जब बच गई तो एक अमर शाहकार बन गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दोस्तों, एक समय था मधुबाला का, सुपरस्टार मधुबाला। हर कोई चाहता था कि उसकी फिल्म में मधुबाला हो। इसी लिस्ट में एक नाम था शक्ति सामंत का। 1957 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का निर्णय लिया और प्लान की पहली फिल्म हावड़ा ब्रिज। हीरो के लिए अप्रोच किया अशोक कुमार को। अशोक कुमार ने कहानी सुनी और तैयार हो गए। अशोक कुमार ने पूछा, शक्ति फिल्म में हीरोइन के लिए किसे लेना चाहते हो? शक्ति सामंत ने कहा, दादा मुनि, मधुबाला को साइन करना चाहता हूं, मगर जानता नहीं हूं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच करूं। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अशोक कुमार के लिए मामूली सी बात थी। ताबड़तोड़ उन्होंने शक्ति सामंत और मधुबाला की मीटिंग फिक्स करा दी। शक्ति सामंत बहुत खुश थे, टॉप ऑफ द क्लाउड। उस वक्त मधुबाला एक फिल्म करने का 75,000 रुपए लिया करती थी। शक्ति सामंत मधुबाला को साइन करने के लिए 20,000 रुपए लेकर गए थे। इस फिल्म की कहानी में मधुबाला को जो किरदार निभाना था वो एक क्रिश्चियन लड़की का किरदार था जिसकी हिंदी खराब है, टूटी फूटी है। शक्ति सामंत ने स्टोरी और किरदार सुनाना शुरू कर दिया। किरदार सुनते समय, रोल सुनते समय, जब दादा ने उन्हें बताया कि ये रोल फिल्म में कुछ इस तरह बोलेगा, जैसे हम रुपये के वास्ते शादी नहीं बनाना मांगता, हम आदमी अच्छा मांगता, मेरा दिल बोलता तुम अच्छा आदमी, तो मेरे साथ शादी बनाएगा। इस डायलॉग के इस तरीके ने मधुबाला को बहुत इंप्रेस किया और मधुबाला खूब ठहाका लगाकर हंसी और शक्ति सामंत से बोली, हम शादी बनाना मांगता। और फिल्म की पूरी कहानी सुने बिना ही वो फिल्म में काम करने को राजी हो गई। दादा खुश। शक्ति सामंत ने छोटे से पाउच से जब साइनिंग अमाउंट निकालने की पेशकश की तो मधुबाला ने मना कर दिया। मधुबाला ने कहा कि वो फिल्म करने के बाद ही अपना मेहनताना, अपना पेमेंट लेंगी। मगर शक्ति सामंत बीइंग अ गुड पे मास्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लगा बिना किसी साइनिंग अमाउंट के, एडवांस के, अगर इस सुपरस्टार मधुबाला का मन बदल गया तो अपन तो बीच में लटक जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं मैडम, आप तो मधु जी, आप प्लीज कुछ ना कुछ तो लीजिए, शगुन लीजिए, कुछ भी साइनिंग अमाउंट लीजिए। आप ताज्जुब करेंगे दोस्तों, शक्ति सामंत की फिल्म की स्क्रिप्ट और रोल से, शक्ति सामंत के नरेशन से मधुबाला द सुपरस्टार इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि शक्ति सामंत के बार बार जिद करने के बाद उन्होंने टोकन के रूप में, एडवांस के रूप में सिर्फ 1 रुपया लिया और कहा बाकी पैसा पूरी फिल्म करने के बाद दे दीजिएगा। मधुबाला ये भी जानती थी कि पहला अटेम्प्ट है, नया प्रोडक्शन हाउस है और इस वक्त शायद बजट कंस्ट्रेंट के कारण मुश्किल हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा 1 रुपया भी दे दीजिए, पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी, सब हो जाएगा, तब आप मेरा पेमेंट मुझे दे दीजिएगा। जनाब, फिल्म बनी, रिलीज हुई, चली 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 और ऐसी चली कि आज भी चलती है। और फिर दादा और मधुबाला के बीच में बहुत अच्छा, बेहतरीन दोस्ती हो गई और आगे एक साथ 4 फिल्में की। हावड़ा ब्रिज का म्यूजिक था ग्रेट ओपी नैयर का। और किसको नहीं मालूम है, कौन भूला
कौन है कमबख्त जो भूल जाएगा मधुबाला का वो चेहरा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। मधुबाला के साथ दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी तराना। ये हिंदी सिनेमा की एक यादगार फिल्म है। यादगार इसलिए कि ये वही फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित मोहब्बत की दास्तान यानी कि मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार की, रोमांस की कहानी को जन्म दिया। दिलीप साहब बहुत बड़े स्टार थे और शूटिंग के दौरान उनसे हुई मुलाकातों में ही मधुबाला दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। पर दिलीप कुमार इन सब बातों से बेखबर थे। मधुबाला का प्यार पूरे उरूज पर था, बहुत इंटेंस था। नतीजा ये हुआ कि मधुबाला ये वन साइडेड प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेकअप मैन पीसी जोशी के जरिए उर्दू में एक खत लिखकर उसके साथ एक लाल गुलाब का फूल रखकर मधुबाला ने भिजवा दिया दिलीप कुमार के पास। खत का जिस्ट कुछ इस तरह से था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये गुलाब कबूल फरमा लें, वरना ये गुलाब वापस भेज दें। दिलीप कुमार ने मधुबाला के इज़हार मोहब्बत को कबूल कर लिया, गुलाब अपने पास रखकर। और फिर शुरू हुआ फिल्म के रोमांटिक सीन्स के साथ रियल लाइफ का प्यार, रोमांस। और ये रोमांस, ये अफेयर बन गया हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित मोहब्बत की दास्तान। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। सबसे पहले बात सुंदरता की मूरत मधुबाला की। आज मैं आपको उनसे जुड़ी एक नई और दिलचस्प बात बताऊंगा। बेमिसाल हुस्न की मलिका मधुबाला से शादी का प्रस्ताव मिलने पर शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसके मन में इस प्रपोजल को रिफ्यूज करने का जज्बा आए, फीलिंग आए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक शख्स ऐसा भी था जिसने मधुबाला के विवाह प्रस्ताव को काफी सोच विचार करने के बाद ठुकराने का फैसला दिखाया। वो शख्स थे संगीतकार एस मोहिंदर। एस मोहिंदर के बारे में बता दूं कि उन्होंने 1940 से 1960 में कुछ चुनिंदा फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया और करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद वो अमेरिका में जाकर बस गए। आपको याद होगा शीरी फरहाद का वो गीत मधुबाला पर फिल्माया हुआ जिसके बोल थे, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। बहुत पॉपुलर था। इस फिल्म का संगीत एस मोहिंदर ने दिया था और इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला। मधुबाला खूबसूरत कद्दावर नौजवान एस मोहिंदर से चंद मुलाकातों में ही बहुत मुतासिर हो गई, बहुत प्रभावित हो गई। और प्रभावित होने के साथ साथ धीरे धीरे उन्हें दिल दे बैठी। और एक दिन मधुबाला ने मोहिंदर के सामने शादी का प्रस्ताव रख डाला। बड़े गट चाहिए अगर लड़की शादी का प्रस्ताव रख दे तो। जबकि मधुबाला बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एस मोहिंदर ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे भी हैं उनके। मधुबाला ने यहां तक पेशकश रख दी कि वो उनकी पत्नी के गुजारे के लिए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हर मंथ आर्थिक सहायता भी करने को तैयार है। एस मोहिंदर मधुबाला से मिले विवाह के इस प्रस्ताव को एकदम तो रिजेक्ट नहीं कर पाए। कई दिनों तक सोचते रहे और काफी अरसे के सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला ले डाला, यानी कि उन्होंने मधुबाला को ना कह दी। तोड़ दिया मधुबाला का दिल। मधुबाला जैसी खूबसूरत औरत जिसके लाखों करोड़ों दीवाने हों, उसका दिल एक बार नहीं करोड़ों बार टूटा है। वो जीवन भर
प्यार के मामले में अनलकी रही। प्यार के बदले मिला दर्द। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।